Anybody can practice sunya. You change your life, you change your business, you change your future. So we practice non-differentiation. Whether you are Hindu, whether you are Muslim, whether you are Christian, you are Buddhist, it doesn't matter. अब यहाँ आए हो तो मन को समझ के और उसको प्रेम करके जरूर जाना. So we train the mind by reverse counting. Which country practice the sunya first? It's India. और सुख दोनों अपने ही बच्चे दोनों को संभालना, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है. नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर आज आप सभी लोगों का आज शून्य विथ द टू डॉक्टर लीम बायोग्राफी इस सीरीज़ के अंदर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं. मैं प्रवीण सालुंके गोल्ड क्राउन और आप सबका आज के इस एपिसोड में जहां पर हम डॉक्टर लीम बायोग्राफी भी लेते हैं और साथ ही साथ शून्य का महत्व भी समझाते हैं आप लोगों को. दोस्तों, कई बार हम ये इस बारे में एक चिंता करते रहते कि नकारात्मक विचार आते कहाँ से हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति नकारात्मक होते रहता है. निगेटिव लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है. हम कई बार देखते हैं कि सर मैंने 10 लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है ये, तो मैंने 10 लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन मुझे नकारात्मक लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो दोस्तों, नकारात्मकता कहाँ से पैदा होती है, निगेटिव विचार कहाँ से आते हैं? और वो सर हमारे 2 तरह के माइंड होते हैं. एक आपका होता है जिसको हम बोलते हैं बड़ा मगध और दूसरा होता है छोटा. तो एग्जैक्टली होता क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, यानी आपका एक जो होता है ना कॉन्शियस माइंड होता है और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम. बिलीफ सिस्टम इज अ परफेक्ट वर्ड. अब ये बिलीफ सिस्टम निगेटिव हो जाता है. अब ये क्यों हो जाता है? ये होने का इसका एक मेन रीज़न होता है दोस्तों कि हमारे जीवन में पुराने जो भी ख्यालात थे, हमारे जीवन में जो भी हमारे साथ एक कोई भी घटना पुराने ख्यालों में हुई थी, या हमने बचपन से जिन चीज़ों को बार बार हमेशा बहुत ज़्यादातर लोगों से सुना होता है, उन चीज़ों से धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है. अब कुछ लोगों का बिलीफ सिस्टम इतना नकारात्मक हो जाता है कि उसको वो छोड़ता ही नहीं है. और जीवन में अगर आपको सही में तरक्की हासिल करनी है, सच में आपको सफलता चाहिए, तो आपको सबसे पहले नकारात्मक सोच को, नकारात्मक विचारों को, निगेटिव सोच को जीवन भर के लिए त्याग देना पड़ेगा और उसके रिप्लेसमेंट में सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव विचार और जिसके वजह से आपकी तरक्की हो सकती है, ऐसे ख्यालों को ज़रूर हमारे दिमाग के अंदर रखना होगा. और इसके लिए एम्प्टीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स. एम्प्टीनेस यानी पुराने लाइफ में मेरे जीवन में कुछ घटना घटी थी और वो दुर्घटना थी, तो फिर से एक बार वही घटना घटेगी, ऐसा नहीं होता. एक मुझे जोक इसके लिए याद आ रहा है, बहुत अच्छा का जोक है कि एक 2 फ्रेंड होते हैं, उसमें से एक दोस्त को एक बड़ा एक्सीडेंट से गुजरना पड़ता है. एक्सीडेंट के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है. उसका फ्रेंड हमेशा उसका ख्याल रखता है, उसकी केयर करता है, बार बार उसको समझाता है, उसको और अच्छी तरीके से केयर करते हुए. लेकिन ये डर जो एक दोस्त था ना, वो उसका जो दोस्त था उसको हमेशा ये डरता रहता था, हमेशा डर रहता था. अब 1 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीतने को आया, फिर भी वो हमेशा डरता था. एक दिन उसने पूछा, भाई तुम्हारा एक्सीडेंट तो 1 साल पहले हुआ था, उस समय पे तुम्हारा बहुत एक भीषण अपघात हुआ था, और उसके पश्चात आज उसको 1 साल पूरा होने को आया है, फिर भी तुम आज क्यों डरता है? तो उसने हंसते हुए जवाब दिया और थोड़ा सहमे हुए जवाब दिया. बोला, अरे जिस ट्रक के साथ मेरी दुर्घटना हुई थी, जिस लॉरी के साथ मेरी दुर्घटना हुई थी, वो लॉरी ने
मेरे साथ तो दुर्घटना की, लेकिन जैसे वो लॉरी आगे चली गई उसके पीछे लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। तो अब मैं अभी भी कभी भी लॉरी देखता हूं तो मैं डर जाता हूं, फिर मिलेंगे। ये क्या है? ये डर है दोस्तों, ये फियर होती है। कई बार लोगों के जीवन में कुछ बुरा अनुभव जब पहले कभी आ जाता है तो वो आगे आने वाले लाइफ में वो उसको कहता है कि ये फिर मिलेगा। इसका मतलब होता है उसको लगता है फिर एक बार मेरे जीवन में ऐसा ना हो, इसके लिए ये नकारात्मक बिलीफ सिस्टम की तरफ जाता है। और इसलिए कई अच्छे विचार वो अपने जीवन में रिप्लेसमेंट ही नहीं करता। और मैं आज आपको फिर से एक बार बहुत तहे दिल से कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन को जब तक सकारात्मक सोच से, सृजनात्मक सोच से, क्रिएटिव विचारों से आगे लेके जाने वाली एक थिंकिंग और थॉट्स प्रोसेस से अगर अपने नीरो माइंडसेट को नहीं क्रिएट करोगे दोस्तों, तो आपके जीवन में तरक्की कभी नहीं हो सकती। और इसके लिए आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, हमें हमारे मन को एम्प्टी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एम्प्टीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उसको एम्प्टी नहीं करोगे तब तक अच्छे विचार कैसे उसके अंदर रिप्लेस कर पाओगे। और इसलिए हम सभी लोगों को लगातार रोज डेली कंटिन्यूअसली ये माइंड रिसेट का जो प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए। माइंड रिसेट प्रैक्टिस ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम माइंड रिसेट करने के पश्चात यानी हमारे मन को खाली करना, मन को एम्प्टी करना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। और इसी के साथ जब आप मन एम्प्टी हो जाता है तब उसके अंदर आप नए विचारों को लेकर आ सकते हैं। रिसेट करने के बाद ही तो आप अपने मोबाइल के अंदर कोई और डाटा भर सकते हैं। आज मेरे मोबाइल के अंदर 26,000 फोटोग्राफ्स हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, अब मुझे उसको खाली करना पड़ेगा, तभी जाके नया फोटोग्राफ उसके अंदर मैं अपलोड कर पाऊंगा। यस सर नो। तो यही चीज़ हमारे मन के लिए भी है, मुझे उसको खाली करना चाहिए, हमें उसको हमेशा खाली रखना चाहिए। बुरे विचारों से, बुरे ख्यालों से, निगेटिव थॉट प्रोसेस से, निगेटिव नकारात्मक लोगों के विचारों से हमें हमेशा बच के रहना होगा। दोस्तों, मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि नकारात्मक लोगों को आप इस तरीके से टालिए जैसे आप जहरीले सांपों को भी टालते हैं। लेकिन क्या करें, नकारात्मक सोच जब मन में आ जाती है तो यह जहर की तरह आपके पूरे जीवन के अंदर जहर घोल देती है। तो नकारात्मक लोगों को इस तरीके से टालिए जैसे आप जहरीले सांपों को टालते हैं। साहब, मैं बोलता हूँ एक बार जहरीला सांप अगर आपको डस भी ले, वो विष अगर आपके शरीर में आ जाए तो कुछ अलग तरीके से मेडिसिन भी है इसके लिए। और ये मेडिसिन देने के पश्चात, एंटी पॉइजन मेडिसिन भी होती है, वो मेडिसिन देने के पश्चात आपके शरीर से वो जहर को उतारा भी जा सकता है, दवाइयों से उसको उतारा जा सकता है। लेकिन सर, मन के अंदर जहर बन जाएगा तो क्या करेंगे? एक बार मन के अंदर ये विष घुल जाएगा तो वो एक इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहले हमें नकारात्मक लोगों से दूर रहना। दूसरा, नकारात्मक विचार मन के अंदर आने से रोकना। वह हमारा ही मन होता है कि हम उसको अलाउ करते हैं, हमारा ही मन, हम ही खुद उसको अलाउ करते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला गधा है, आपने बोला यू आर डोंकी, तू गधा है, तेरे को कुछ अक्ल नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तेरा कुछ काम ही नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। तो इन विचार उसके मन के थे, वो उसने मन से हमारे मन के अंदर ट्रांसफर किया था। अब उसको अलाउ करना है, एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, आपका जिम्मेदारी था। आपने अगर उसको तुरंत जवाब दिया, मेरे को गधा बोला, मेरे को डोंकी बोला, मुझे कुछ नहीं आता बोला, और आपको गुस्सा आ गया, तो इसका मतलब आप गधा बन गए। उसका मतलब आपने उसके विचारों को आपके मन के अंदर आने दिया। तो या आपने गेट को खोला और बोला बराबर बोल रहे तू, आने दो इस विचार को मेरे अंदर। आप और उसकी तरफ एक अच्छी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि ना ही मेरी चमड़ी गधे के जैसी है, ना ही मेरे बड़े कान हैं, ना ही मेरी बड़ी पूंछ है, तो मैं कहाँ गधा हूँ? तो मैं गधा नहीं हूँ। तो शायद तुम्हारे सोचने में कुछ गड़बड़ है। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, मेरी चमड़ी भी देखो, मेरा कान भी नहीं बड़ा है, ना ही मेरी आवाज़ गधे की जैसी है, तो मैं गधा नहीं हूँ। तो क्या कर रहे हो आप? इसको डिक्लाइन करना मतलब ऐसे सोच, ऐसे विचारों को हमें अंदर आने नहीं देना। तो आज का लेसन सुनने के अंदर मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले नकारात्मक लोगों से बच के रहना। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए जैसे आप जहरीले सांपों से दूर रहते हैं। दूसरा विचार,
नकारात्मक विचार आ भी जाए मन में, ये तो आने मत देना, यानी उसको अलाउ मत करना। एंट्री आपके पास है, एंट्री करना है या डिक्लाइन करना है वो इसका जिम्मेदारी आपके पास है। तो ऐसे विचारों को अंदर आने मत देना। और गलती से ऐसे विचार आ भी जाते हैं तो एम्प्टी करना, उसको खाली करना और हर दिन करते रहना, या आपके जीवन का तरक्की का रास्ता लेकर आ सकता है। इसलिए मैं दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन को, हमारी कंपनी के जो फाउंडर, DXN के जो फाउंडर एंड CEO हैं, उनको मैं मानव से महान और इंसान के रूप में भगवान की उपाधि देता हूँ। हाँ दोस्तों, ऐसे ही वर्ड नहीं निकल कर आते हैं। ये ऐसे एक इंसान है दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन। अभी की जो वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने तो अपना वो जो ड्रेस कोड है वो भी मैं भी अभी पहना हूँ। एक फार्मर का जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपने कपड़ों को भी चेंज कर दिया। क्या सोच हो सकती है दोस्तों। देखो, जब उनको पता चला कि कई ऐसे फार्मर है जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉटन फार्मर है, वो कॉटन खा नहीं सकते, ना ही कॉटन बाजू वाले को जाकर दे सकते हैं, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इनका कॉटन का कीमत उनको अच्छा नहीं मिलता है, जितना खर्चा उन्होंने खेत में डाला उनको रिटर्न नहीं आता है। तो डॉक्टर लीम सियोजिन, उन्होंने ऐलान किया वहीं पे सिद्दीपेट में, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि आज से वो कॉटन फार्मर सुसाइड नहीं करेंगे, उनका सारा का सारा कॉटन हम लेंगे और हमारी फैक्ट्री में गारमेंट फैक्ट्री ओपन करेंगे और वहाँ पर बनेगा ये इस तरीके का ड्रेस कोड। अब आपके पास एक मास्क भी आया होगा। आने वाले समय में कई ऐसे उत्पाद आने वाले जो कॉटन से बने हुए होंगे। ईयरबड्स आ सकते हैं। तो कान साफ करने से भी आपका जीवन बदलेगा दोस्तों। कान साफ करने से अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये कॉटन फार्मर की भी मदद करेगा, यानी किसानों की मदद करेगा, और साथ ही साथ आपके खातों में पैसा भी आता जाएगा, और फिर आपका नेटवर्क के अंदर एक बड़ा वैल्यूम भी लाने में आप मदद कर सकते हैं। इससे शुरुआत होगी। फिर आपके कपड़ों से लेकर कई, मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में DXN अपने साथ आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें लेकर आना चाहता है। तो यहाँ पर एक दोस्त सोच होती है कि हम उस इंसान को जरूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, और उनका यह मैसेज है कि शून्य इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रैक्टिस इट एवरी डे। शून्य आपकी शांति और विकास के लिए है, आपकी शांति और खुशहाली के लिए है। तो प्रैक्टिस इट एवरी डे, हमेशा करते रहिए। तो जैसे हमने बोला था, चरण नंबर 1 था 9 to 0 करते रहना, उसको 3 बार करना। हफ्ता कंप्लीटली एक वीक आप इसको 3 टाइम्स करना शुरू कर दीजिए, और एक बार 9 to 0 अच्छे से आने लगे तो 29 to 0 तक जाना। अब 29 to 0 भी हर दिन 3 टाइम्स करना। अब आपको एक बार 9 to 0 आ रहा है तो फिर से आपको 9 to 0 करने की जरूरत नहीं है, फिर आप 29 to 0 के चरण में आ जाइए। स्टेप नंबर 2, तो 29 to 0 की आदत बना लीजिए। अब आपको 29 to 0 भी एवरीडे 3 टाइम्स आने लगा तो फिर आप 99 to 0 की तरफ भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने शून्य का प्रैक्टिस करूंगा और वो 29 to 0 होगा, और उसके पश्चात हम जाएंगे दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन की बायोग्राफी। हाँ दोस्तों, किताबों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन, एक इंसान के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसको कहते हैं बायोग्राफी। कई लोगों ने कहा है ना, अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हो तो सफल इंसान के संपर्क में रहिए। अब हम डॉक्टर लीम के संपर्क में तो नहीं जा सकते, लेकिन डॉक्टर लीम का वर्ड टू वर्ड सारी जानकारी एक किताब के अंदर ऑलरेडी दी गई है, माय जर्नी विथ DXN। और ये किताब हमारे जो सबसे प्रिय मित्र हैं डॉक्टर राजेश सवेरा सर, और आज प्रोडक्ट डायरेक्टर भी बन चुके हैं सिर्फ, यानी सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा आज वो एक डायरेक्टर भी है। तो इन्होंने एक किताब भी हमारे लिए बहुत अच्छे से लिखी है, और इसके अंदर पूरी की पूरी दटुक डॉक्टर लीम सियोजिन की जीवनी। और आज इतने बड़े बिलियनियर हैं और 200 देशों का कारोबार अगर डॉक्टर लीम संभालते हैं, तो दोस्तों उनके संपर्क में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन इस वीडियो सीरीज के माध्यम से वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आपको ये किताब जरूर लेनी चाहिए, जहां से भी आपको प्राप्त कर सके आपके पास ये किताब जरूर रखिए। और फिर आपको मैं कहना चाहूंगा, आप भी आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शून्य ध्यान प्रैक्टिस का दूसरा जो चरण है 29 to 0, इसकी तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बने रहिए और फिर आप भी ये प्रैक्टिस जरूर लगातार करते रहिए। तो शून्य ध्यान प्रैक्टिस का 29 to 0, इसको शुरुआत करने के लिए आप नॉर्मल सा वार्म अप, जैसे मैंने अभी वार्म अप भी किया,
थोड़ा सा वार्म अप भी करना जरूरी होता है, ताकि आपका ब्रीदिंग भी अच्छे से इन और आउट उसका भी स्पीड बना रहे और आप उसके ऊपर ऑब्जर्व कर पाओ। और सेकंड थिंग आती है, आप अपने पूरी तरीके से कंफर्टेबल बैठना है। आप अर्ध पद्मासन डालकर भी बैठ सकते हैं या पूरा पद्मासन, और फिर अपनी आंखें खुली रखना और 45 डिग्री में देखना है। और पूरा आपके मन को एक काम देना है, वो काम देना है 2 तरह का। सबसे पहले अपने मन के अंदर कितने भी विचार आते होंगे वो आएंगे, लेकिन फिर भी अपने मन को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए ब्रीथ जो अंदर जा रहा है, आपकी सांस जो अंदर जा रही है, ब्रीथ इन हो रहा है और फिर ब्रीथ आउट होता है, ऑब्जर्व करना। आपकी वो जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती करते हैं तो वो गलत तरीका होगा। आप अपने मन से वो जोर से श्वास अंदर नहीं लेना, जैसे योगा और प्राणायाम के अंदर करते ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते, वो नहीं करना है। तो आपने अपने ब्रीथ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है, और साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन के साथ साथ अपने मन को और एक चीज देनी है, और वो है 29 to 0 रिवर्स काउंटिंग में उसको लगा के रखना है। तो जैसे ही ब्रीथ इन हो जाता है और ब्रीथ आउट होगा, आउट के साथ आपने बोलना 29 मन के अंदर, फिर ब्रीथ इन होगी, आपने ऑब्जर्व करना है, फिर ब्रीथ आउट जैसे ही हो जाते हैं महसूस करना है, और फिर आपने बोलना है 28, फिर ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट होगा, अपने आप उसको महसूस करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसका निरीक्षण करना, और फिर बोलना 27। इस तरीके से रिवर्स काउंटिंग चलेगी और फिर 29 to 0 कंप्लीट करना है। तो चलिए, आर यू रेडी फॉर दैट? तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। 29 to 0 ये दूसरा चरण है। तो चलिए फ्रेंड्स, 29 to 0 की तरफ अर्ध पद्मासन में या पूरा पद्मासन में बैठना है, और कंफर्टेबल बैठकर आपको अपनी आंखों को 45 डिग्री में आगे रखना है, और फिर एक पहले से सबसे पहले हम लेंगे एक ब्रीथ, जो उसको बोलते हैं डीप ब्रीथ लेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीथ इन करेंगे, फिर ब्रीथ आउट करेंगे, और उसके पश्चात हम अपनी सांसों पर गहराई से ध्यान देते हुए, लक्ष्य पूर्वक निरीक्षण करते हुए हम 29 to 0 की जो रिवर्स काउंटिंग है उसको हमें कंटिन्यू करना। जैसे 0 हो जाता है, फिर अपने पाम को इस तरीके से पूरा रफ करिए, और रफ करने के पश्चात इसको एक एनर्जी का एहसास होता है, एनर्जी भी बढ़ती है और यहाँ पर भी एक ऊर्जा बनती है, और फिर उसको अपने चेहरे पर, अपने कान पर, अपने गले पर, अपने बालों के इस पीछे के सभी साइड पर, और अपनी पूरी आंखों पर इस तरीके से अपना हाथ फेर कर रिलैक्स होना। इसको बोलते हैं कि रिलैक्सेशन का भी प्रैक्टिस है। यही से आपको शून्य ध्यान, यानी आपको पीस और प्रॉस्पेरिटी यही से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। तो चलिए, इसको आप जरूर एक्सपीरियंस करें। लगातार करते रहने से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आप आ सकते हैं। तो चलिए 29 to 0 की तरफ।
इस तरीके से अपने आँखों को पूरी तरीके से ये आपने अपने हाथों की गर्मी को अपने चेहरे पर महसूस करना है और फिर अभी आपको रिलैक्स हो जाना है। तो इसको कहते हैं शून्य ध्यान। तो आज जैसे आज आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो रोज इस तरीके की प्रैक्टिस अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत कुछ आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर, हम भी प्रैक्टिस करते हैं और हमें ये फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे तो भी बताइए। कुछ फीडबैक और रिव्यू अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम द माई जर्नी विथ DXN डॉक्टर लीम सिओजिन की जीवनी का अध्याय नंबर 7 और हमारा एपिसोड नंबर 8 देखेंगे। यस हाँ दोस्तों, तो कल के सेशन में हमने क्या देखा था? कल के सेशन में देखा था एक उद्यमी के सफर की शुरुआत। इसका मतलब था एक व्यवसाय की शुरुआत, DXN के व्यवसाय की शुरुआत डॉक्टर लीम सिओजिन इन्होंने किस तरीके से की थी, इसके बारे में हमने कल का सेशन देखा था और वो था एपिसोड नंबर 7 DXN व्यवसाय की शुरुआत। और कई सारे ऐसे एपिसोड हुए हैं कि इसको आप अगर स्टेप बाय स्टेप लगातार ये बायोग्राफी के एपिसोड देखेंगे तो आपको आगे के एपिसोड के अंदर भी बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे अध्याय नंबर 6 और एपिसोड नंबर 8, DXN की पहली बिक्री और मेरा पहला सदस्य। क्या बात है! आज डॉक्टर लीम सिओजिन हमें बताएंगे कि उनकी DXN की पहली बिक्री कैसे हुई, कब हुई और उनका पहला DXN का डिस्ट्रीब्यूटर, पहला सदस्य। तो शुरू करते हैं। सर, पिछले 4 महीने से कोई बिक्री नहीं हुई। बिक्री के बारे में पूछताछ करने के लिए मेरे द्वारा कार्यालय में किए गए आकस्मिक फोन के उत्तर में मेरे लिपिक ने मुझे यह सूचना दी। मैं अपनी फोक्सवैगन से कार्यालय में जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज का दिन कुछ असामान्य है। हमने अक्टूबर 1992 में अधिकाधिक तौर पर परिचालन शुरू कर दिया था। यह 1993 की शुरुआत थी और हमें उम्मीद थी कि यह साल DXN के भाग्य चक्र को बदल देगा। मैं हमेशा से ही एक आशावादी व्यक्ति रहा हूँ। यह दिन निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट दिन होने जा रहा था। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचा, मेरे लिपिक ने मुझे सूचित किया, सर, एक पागल आदमी यहाँ आया है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह कहीं खो गया है और वह खुद से ही बड़बड़ा रहा है और कार्यालय छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने साधारण 50 साल की आयु के एक मध्यम वर्गीय गेहुए रंग के मलई व्यक्ति को देखा और वह अपनी जर्जर काली चप्पलों में सोफे पर पसीने से पसीने हो रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या कोई समस्या है? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, सर मैं कॉफ़ी भूनकर बेचता हूँ और यही मेरी आजीविका है और मैं यह आपके कार्यालय के नीचे ही करता हूँ। यहाँ मेरी वैन हमेशा खड़ी रहती है। यह आश्चर्यजनक है कि आपने कभी भी मुझे देखा ही नहीं। माफ़ करना, मुझे लगता है कि मैंने कभी कभी आपको देखा है। मैंने माफ़ी मांगते हुए कहा, सर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। आज सुबह बैंक के वसूली प्रतिनिधि मेरी वैन लेकर चले गए। जिसमें मैं कॉफ़ी भूनता था, उन्होंने मुझसे वह छीन ली। मैंने उनसे भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी विनती पर पुनर्विचार भी नहीं किया। वह काफ़ी सदमे में था और क्योंकि हमारा कार्यालय ऊपर ही था
तो वह ऊपर ही आ गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी का सामना करने के लिए घर वापस भी नहीं जा सकता था। सर, अब मैं अपनी पत्नी का सामना नहीं कर सकता, उसने बहुत खिन्नतापूर्वक कहा। एक बार अगर एक कॉफी भूनने वाली की वैन छीन ली जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। अब यह सब कुछ खत्म होने जैसा है। मैंने उससे कहा, परंतु मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और तुम्हारी पत्नी से भी मैं बात करूंगा। जब मैं उसे घर छोड़ रहा था, उसने देखा कि मेरे पास एक फोक्सवैगन थी। उसने मुझसे पूछा, क्या आप इस कंपनी के मालिक हैं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, क्या यह आपकी कार है? मैंने कहा हाँ। तो मैंने उससे पूछा, क्या मेरी कार के साथ कुछ गड़बड़ है? फोक्सवैगन चलाते मैं कुछ गलत तो नहीं कहें? तो फिर उसने अपने आप से बात करना शुरू कर दिया। हम उसके घर पहुंचे, जो कि एक सादा नीची छत वाला, आधे ईंटों का आधे लकड़ी का बना हुआ घर था। मैंने पास ही में खुली जगह में गाड़ी लगाई और फिर उसके साथ चलते हुए गली में चला गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, जिसने जोर से प्रश्न पूछा, कौन है? तो मैं हूँ, मेरे साथ एक मेहमान भी है, तो कृपया दरवाज़ा खोलो, ऐसा उसने उत्तर दिया। दरवाज़ा खोला और एक भूरी आंखों और झुर्रियों से भरी चेहरे वाली एक मध्यम वर्गीय बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया। मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। वह उसके पीछे रसोई घर में चला गया, जहां उसने अपनी कहानी सुनाई। उसकी पत्नी रोने और बिसरूने लगी और अपने जीवन की परिस्थितियों को ही कोसने लगी, लेकिन वह इतनी दयालु थी कि अपने सभी दुखों के बावजूद भी उसने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई। उसने मुझे कॉफ़ी पेश की और धीमी आवाज़ में कहा, यह वही कॉफ़ी है जिसे पक्षु भूनता है। आपको इसका स्वाद पसंद आएगा, इसका आप आनंद लीजिए। कुछ सांत्वना देने वाले शब्दों के बाद मैंने उससे कहा, हम भी कॉफ़ी बेचते हैं। आपके लिए अच्छा पैसा कमाने का यह भी एक अच्छा रास्ता है। हमारी कॉफ़ी विशेष होती है। आप हमारी कॉफ़ी बेचना शुरू क्यों नहीं करते? कॉफ़ी भूनने के बारे में और अपनी वैन के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए। केवल हमारी कॉफ़ी बेचना शुरू करिए और आप अपनी जीविका से और अधिक कमाना शुरू करेंगे। उन 4 महीनों में जब कोई बिक्री नहीं हुई थी, तो हमने RGGL के साथ कुछ अन्य उत्पादों को भी विकसित किया था और गैनोडर्मा वाली कॉफ़ी भी उसमें से ही एक उत्पाद था। मैंने विपणन की प्रणाली उसको समझाई और उन्हें सुनिश्चित किया कि अगर वे अपने सभी आर्थिक चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें विपणन की यह प्रणाली अपनानी चाहिए। उसे कहते हैं प्रत्यक्ष बिक्री प्रक्रिया, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी डायरेक्ट सेलिंग प्रोसेस, प्रत्यक्ष बिक्री प्रक्रिया। दुर्भाग्यवश यहाँ से कोई बिक्री मेरी नहीं हो सकती थी और मैंने ऐसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी कि उनकी हालत पहले से ही बुरी थी। वे मेरी कॉपी खरीद भी नहीं सकते थे, यानी उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी। जब उन्होंने उनको जानकारी दी, अप्रोच किया, या प्रॉस्पेक्टिंग हम इसको कहते हैं, जब दातो डॉक्टर लीम सियोजिन ने उस एक गरीब इंसान को एक अच्छा अप्रोच किया था कि अगर आपकी कॉफ़ी भूनने के लिए जो वैन थी, वो वैन अगर वो बैंक वाले लेकर गए हैं, तो आप चिंता मत करिए और अपने आप को कोसने से अच्छा है कि आप ये व्यवसाय शुरू कर दीजिए और अपना खुद का व्यवसाय आप कॉफ़ी बेचने के साथ शुरू कर सकते हैं। और डॉक्टर लिम खुद कहते हैं कि वो इतने गरीब थे कि मैं उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखी थी कि वे मेरी कॉपी खरीद भी सकते थे, लेकिन यह तो पक्का था कि इस प्रणाली की ताकत वो समझ चुके थे और मैं देख सकता था कि वे व्यापार के इस नए तरीके के आजमाने के लिए बहुत उत्साहित हुए थे। पक्षु, इंसान का नाम था पक्षु। पक्षु ने किसी अन्य कंपनी से एक प्रत्यक्ष बिक्री प्रतिनिधि को भर्ती करने की पहले कोशिश भी की थी। उस व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं तुम्हारी कंपनी में तभी आऊंगा जब तुम्हारे उत्पाद इस बीमार व्यक्ति को ठीक कर दे। अगर वह रोग मुक्त हो गई तो मैं डीएक्सएन में शामिल नहीं हुई। अगर वह रोग मुक्त नहीं हुई तो मैं डीएक्सएन में शामिल ही नहीं होऊंगा। पक्षु ने मुझे फोन किया और अपनी कठिन परिस्थिति के बारे में बताया। सर, आपको इस रोगी से मिलना ही होगा और मुझे लगता है अगर आप उन्हें खरीदने के लिए समझाएंगे तो वे हमारे उत्पाद खरीदेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। तभी हम जान पाएंगे कि हमारा जो उत्पाद यानी गैनोडर्मा कितना प्रभावी है।
फिर आधी रात को मैं पक्षु, वो इंसान कॉफी भूनने वाला, वो पक्षु और वह व्यक्ति जो हमें रोगी के पास ले जाने वाला था वो व्यक्ति, ऐसे 3 लोग गाड़ी से उस गांव में पहुंचे। मैं अपनी कंपनी के लिए पहली बिक्री के लिए बहुत उत्सुक भी था। दिन हो या रात मुझे समय की कोई फिक्र ही नहीं थी। अगर बिक्री की कोई भी संभावना हो तो मैं कोशिश करने के लिए भी तैयार था। हम एक मध्यम वयीन मलई चाची से मिले, मलेशियन चाची से मिले। उन्होंने हमें बताया कि उनका बेटा काम के लिए कोलालमपुर गया है और वे अपने पोते के साथ यहाँ अकेले ही रहती है और मेरे पैरों में बहुत दर्द है। डॉक्टर कहते कि यह गठिया है। उन्होंने शिकायत की। गैंडोड्रामा के बारे में वो जानती थी और हमसे खरीदना भी चाहती थी और भी जानना चाहती थी कि क्या इससे उन्हें उनके दर्द के लक्षणों में राहत मिल सकेगी। उस समय मलेशिया में ताइवान और चीन की कुछ कंपनियां गैंडोड्रामा भी बेचती थी। ताइवानी कंपनी के गैंडोड्रामा की रिटेल की कीमत 60 टुकड़ों के लिए 150 रिंगेट थी। हमने अपने गैंडोड्रामा की कीमत बाजार मूल्य से भी कम रखी थी। हालांकि हमें पता था कि हमारा गैंडोड्रामा सबसे अच्छा और बेहतरीन क्वालिटी का है। हमने डीएक्सएन गैंडोड्रामा के 60 टुकड़ों को मात्र 120 रिंगेट की कीमत पर रखा था। हम अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर क्वालिटी के साथ उस उत्पाद को और सस्ते में रखा था, लेकिन फिर भी हम शुरुआती संचालन से लेकर पिछले 4 महीनों में कोई भी बिक्री नहीं कर पाए थे। सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, फिर दिसंबर 1992 में, यानी दिसंबर 1992 में कोई भी बिक्री नहीं हुई। इसलिए मैं कभी भी 1992 को डीएक्सएन की शुरुआत का साल नहीं बताता हूं, क्योंकि डीएक्सएन के लिए उन शुरुआती महीनों में कोई बिक्री नहीं हुई थी। हालांकि हमारी कोई बिक्री नहीं थी, लेकिन मैंने कंपनी के लिए एक नीति तैयार करी थी। हम कभी भी 120 रिंगेट की अपनी निश्चित कीमत से कम नहीं बेचेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, कीमत कम नहीं की जाएगी। अगर आपने कीमत में कटौती की तो मैं आपका गला काट दूंगा। यह मैंने चेतावनी भी हमारे कर्मचारियों को देकर रखी थी। जब तक पहले बिक्री नहीं हुई थी, पहला सेल ही नहीं था, तो कोई भी बंदा बोलेगा बंदा ठीक है, अभी इसको आधे प्राइस में लेके जाओ, 120 नहीं तो 100 रिंगेट दे दो, लेकिन पहला उत्पाद तो शुरू करो। लेकिन डॉक्टर लीम अपने प्रोडक्ट के प्रति इतने विश्वास और इतने सतर्क थे कि उनको पता था ये बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो कोई ना भी ले तो भी हम उत्पाद का कीमत कम नहीं करेंगे। किसी भी उत्पाद की कीमत जब कम कर दी जाती है तो उसका मूल्य भी कम हो जाता है। सामने वाले के दिमाग में यह भी एक ख्याल आ जाता है कि यह सिर्फ बेचना चाहता है, इसलिए उत्पाद को कम करके भी मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। तो वो आपसे बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है और आप जब उसके साथ मिलकर उसका और प्राइस कम कर रखते हो तो इसका मतलब ही होता है कि आप अपने उत्पाद को बेचना चाहते हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है इसी विचार के कारण डॉक्टर लीम ने यह सोचा था कि जो किसी भी इंसान को खुद लगे कि ये मूल्यवान गैंडोड्रामा है और मुझे उसको 120 रिंगेट देकर खरीदना है, तो अपने मन से जो पैसा देकर खरीदता है वही हमारा सही कंज्यूमर होता है। तो फिर वो मलई की चाची, जो मलेशियन चाची जी थी, डीएक्सएन गैंडोड्रामा के बारे में मलई की चाची को मैं डीएक्सएन गैंडोड्रामा के बारे में समझाने में सफल हो गया। काफी देर हो गई थी, लगभग आधी रात हो चुकी थी ठीक से। तो ठीक है, उन्होंने कहा मैं सोचती हूं और मैं इन उत्पादों का इस्तेमाल करके भी देखती हूं और आपको बताती हूं कि क्या इन उत्पादों से मुझे दर्द में राहत मिलती है। अपने कमरे की तरफ वो लंगड़ाते हुए जाते हुए उन्होंने कहा। वो एक छोटा रुमाल लेकर बाहर आई जिसने उन्होंने अपने पैसे रखे हुए थे। ग्रामीण भागों में लोग अपने रुमाल में पैसे रखते थे, वह उनका छोटा बटुआ ही था। अब उन्होंने उसे खोला और मेरे सामने पैसे गिनना शुरू किए। 1 2 3 4 47 48 49 50 रिंगेट। उनके पास केवल 50 रिंगेट ही थे और हमारे गैंडोड्रामा की कीमत 120 रिंगेट थी। तो यह स्पष्ट था कि 70 रिंगेट की कमी थी। अब देखें कि मैं किसी परिस्थिति में आ गया था। मैंने पहले ही कार्यालय में सबको चेतावनी देकर रखी थी, अगर आप कीमत की कटौती करोगे तो मैं गला ही काट दूंगा। और अब मैं यहाँ आधी रात को अपने ही शब्दों के खिलाफ जाने वाला था।
मुझे अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। एक बार अगर कीमत बदल दी जाए तो मेरे लिए इससे फिर से पूर्ववत करना नामुमकिन हो जाएगा। क्या मैं अपनी पहली बिक्री पाने के लिए अपनी कीमत को कम करने के लिए तैयार था? चाची को वह सारा पैसा गिनते हुए देखकर कुल मिलाकर 50 रिंगट ही था। मैं आखिरकार डीएक्सन गैंड्रोमा के लिए एक नई कीमत 50 रिंगिट निश्चित करने के लिए ही तैयार हो गया और मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं चाची, मुझे 50 रिंगिट ही दे दीजिए। यही वह क्षण था। मैं अपनी कंपनी के लिए पहली बिक्री लेकर आया था और मैंने गैंड्रोमा की पहली बोतल बेच दी थी। हालांकि मैं अपनी उपलब्धि पर इतना उल्लासित नहीं था क्योंकि मुझे फिर से एक परिस्थिति से समझौता करना पड़ा था और मैंने अपनी रणनीति बदलने का निर्णय लिया और कीमत को ही बदल दिया। हमने बाजार में यह घोषणा कर दी कि हमारे नए गैंड्रोमा की कीमत 50 रिंगेट है। कीमत को लेकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब डीएक्सन गैंड्रोमा हमारे प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले में 3 गुना सस्ता हो चुका था। गैंड्रोमा के उपभोक्ताओं और पूरे संजाल में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मैंने इस घटना को एक दैवी हस्तक्षेप की तरह ही लिया और इस परिवर्तन का स्वीकार भी कर लिया। यह कीमत में बदलाव बाजार के लिए एक अच्छी खबर थी और तो वह चाची का प्रशंसा पत्र आग में घी का काम करने वाला था और चाची भी खुद बेहतर महसूस करने लगी थी। हमारे उत्पादों से उनका दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था और मुझे पक्सू का फ़ोन आया, सर चाची अब पहले से बहुत बेहतर हैं, काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं, उनका दर्द बहुत कम हो गया है और वे पहले से अच्छी तरह से चल पा रही हैं। हमारे उत्पादों का एक और सेट वो खरीदना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट एक है और वो है कि आपको अच्छी से अच्छी सेवा या फिर आपको अच्छी से अच्छी वस्तु ग्राहकों को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को कम से कम समय में कम से कम मूल्य पर अगर प्रस्तुत करते हैं तो आप आने वाले समय एक बहुत बड़ी इतिहास की कड़ी जोड़ देते हो। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा या अच्छी से अच्छी वस्तु कम से कम दाम में कम से कम समय में पहुंचाना ज़रूरी है और यही डॉक्टर लीम ने शायद यहाँ पे किया है। और उन्होंने जो पिछले 4 महीने पर यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 1992 भी ख़त्म हो चुका था, तब भी उनकी बिक्री नहीं हुई थी। तो आखिरकार उन्होंने एक तय कर लिया कि हम अच्छी से अच्छी वस्तु को बहुत कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे और यही एक बहुत बड़ा आविष्कार था दोस्तों उनके लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो चाची का भी अनुभव अच्छा आया और वो दूसरा सेट लेने के लिए भी, खरीदी करने के लिए भी तैयार हो गई थी। और यह हमारी पहली बिक्री डीएक्सन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके बाद हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। यह घटना स्वाभाविक दृष्टिकोण का एक उदाहरण थी। जब हम अपने उत्पादों को 120 रिंगट में बेचने की कोशिश कर रहे थे, तब 4 महीने तक हमारी बिक्री 0 थी। फिर एक दिन आधी रात को एक गांव में बिक्री के लिए जाता हूं और हमें खरीदार मिलता है और उसको केवल 50 रिंगट ही उसके पास होते हैं और 50 रिंगट में ही हम उस उत्पाद को बेचते हैं। मैंने अपनी गणना की हुई थी, इसलिए मुझे एक निर्णय लेना पड़ता है। जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कीमत बदलने का और डीएक्सन गैंड्रोमा को औसत यानी कम से कम प्राइस में मध्यम वर्ग की सभी लोगों की पहुंच के अंदर बनाने के उस एक निर्णय ने डीएक्सन को आज की स्थिति में पहुंचाया है। यही मैंने बोला अभी आप दोस्तों सभी लोगों को कि कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी वस्तु या सेवा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैंने हमेशा अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर विश्वास किया लेकिन उसकी कीमत तय करने के लिए नियति को हस्तक्षेप करना ही पड़ा। हमारी बिक्री के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। अधिक उपभोक्ता, अधिक प्रशंसा पत्र, अधिक वितरक, हम प्रगति कर रहे थे। केवल 1 साल में ही प्रतिस्पर्धी कीमत और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद के कारण हम चर्चा का विषय बन चुके थे। उस समय की प्रसिद्ध ताइवानी कंपनी जो गैंड्रोमा को 150 रिंगेट में बेचती थी, हमारी कीमत और गुणवत्ता से मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। 1992 में हमारी कोई बिक्री नहीं थी। 1993 में हमने लगभग 20,000 रिंगेट कमा रहे थे, बिक्री नहीं बोल रहे, कमा रहे थे। हम जिस गति से आगे बढ़ रहे थे
उस हिसाब से विकास पर्याप्त नहीं था। हमारी स्थिति बिल्कुल उस रेसिंग कार की तरह थी जो ज़्यादा ईंधन का उपभोग कर रही थी। प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी की परिचालन लागत हमेशा ज़्यादा ही होती है और हमें अपनी लागतों को प्रबंधित करने के लिए अधिक बिक्री की आवश्यकता थी। यह ताइवानी कंपनी डीएक्सएन को खरीदना चाहती थी क्योंकि वे हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। ताइवानी कंपनी डीएक्सएन को खरीदना चाहती थी क्योंकि वो हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हमारे विकास को देखते हुए एक और मलेशियन कंपनी भी थी जिसने हमें खरीदने का भी प्रस्ताव रखा था। मुझे वह दिन याद है जब उस ताइवानी कंपनी के लोग, टोटल 3 लोग आए थे मेरे कार्यालय में और मुझसे बात करने आए थे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसके एक हाथ में राइनो रिंग यानी गेंडे के सिर वाली अंगूठी थी। गेंडे का सिर की अंगूठी थी। वह पूरे समय अपने दूसरे हाथ से उस अंगूठी को घुमा रहा था। उसने आंखों के कोने से मेरी ओर देखा। वह तिरस्कार भरी नजरों से मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उनके द्वारा रखा गया प्रस्ताव काफी आकर्षक था। मिस्टर लिम, 20 लाख रिंगिट, यह सुनने में कैसा लगता है? उनके एक प्रमुख ने मुझे प्रस्ताव रखा और सवाल पूछा। मैंने अपने मन में सोचा यह बहुत ज्यादा पैसा है। आखिर वेतन जो मुझे मिला था वह वेतन था सिर्फ 4000 रिंगिट प्रति माह वाला, और यहाँ पर मेरे सामने 20 लाख कमाने के लिए मुझे जो 2 जिंदगियां लग जाती, शायद 20 लाख रिंगिट कमाने के लिए 2 जिंदगियां लग जाती वो नौकरी के अंदर। उसने आगे कहा, हम आपको 20 लाख को प्रस्ताव देते हैं, आप डीएक्सएन को हमें बेच दीजिए। इतना पैसा आपकी 2 पीढ़ियों की आजीविका को चलाने के लिए पर्याप्त है। आप आराम से जीवन यापन कर सकते हैं और बैठकर खा सकते हैं। लेकिन मैंने अपना निर्णय बदल दिया था। मेरे अंदर से कुछ था जो मुझे मार्गदर्शन दे रहा था। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी कंपनी को आपको नहीं बेचूंगा। क्या? क्यों? आप इस सौदे को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या तुम पागल लड़के हो? एक बार फिर से सोचो, उनके एक प्रमुख ने मुझे कहा, और पूर्ण सदमे में था। मैं देख सकता था कि उसके अन्य दोनों सहकर्मी बहुत ही आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, अपने राइनो रिंग वाले मित्र की ओर देखते हुए, जो एक राइनो रिंग का अंगूठी था उसको इस तरीके से वो घुमा रहा था, जैसे अभी मेरे हाथ में कछुआ वाला है, कछुआ, तो उसके हाथ में गेंडे की अंगूठी थी, गेंडे का सर वाली, तो उसको इस तरीके से घुमाता था। तो दतुक डॉक्टर लीम सियोजिन जो है उन्होंने उस रिंग वाले मित्र की तरफ देखा, उसकी तरफ देखा, और उस रिंग की तरफ उसकी तरफ देखते हुए जिस तरीके से वह मेरी तरफ देख रहा था, उसका इरादा मुझे साफ दिख रहा है। वह मेरे व्यापार का सम्मान नहीं कर रहा है। मतलब जो सौदेबाजी कर रहा है, जो 20 लाख रिंगेट देने की भाषा कर रहा है, वो डीएक्सएन का सम्मान नहीं कर रहा था। मेरा व्यापार मेरे बेटे की तरह है मेरे लिए। अगर कोई मेरे व्यापार को खरीदना भी चाहता है तो मैं उन्हें तभी बेचूंगा अगर उनके पास इसकी देखभाल करने की इच्छा और वो क्षमता हो। मैंने कहा, डीएक्सएन को खरीदने का आपका इरादा मुझे पता है। आप डीएक्सएन को मारने के लिए या खत्म करने के लिए खरीदना चाहते हो, यानी इस गैनोड्रामा को खत्म करना है, मारना है, पैसा देकर उसको नष्ट करना है और उनका ताइवानी कंपनी को और आगे लेके जाना है। तो ये इरादा मुझे स्पष्ट रूप से दिखता है। आप डीएक्सएन को मारने के लिए, खत्म करने के लिए खरीदना चाहते हो। 20 लाख की यह कीमत डीएक्सएन को बर्बाद करने के लिए रख रहे हो। वे उत्तेजित हो गए और मुझसे बहस करने लगे। उस मुख्य ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और चिल्ला पड़ा, हमारी कंपनी का एक प्रोग्राम तुम्हारी 1 वर्ष की बिक्री के बराबर है। उनकी कंपनी का एक प्रोग्राम उनकी 1 वर्ष की बिक्री के बराबर है। तुम कैसे हमसे मुकाबला कर पाओगे मिस्टर लीम? उस समय डीएक्सएन की बिक्री प्रति माह सिर्फ 20,000 रिंगेट थी, यानी 1 वर्ष में 2,40,000 रिंगेट। ताइवानी कंपनी का एक प्रोग्राम की लागत ही इतनी होती थी जितना डीएक्सएन 1 वर्ष में कमा रहा था। उसने खीसे निपोरते हुए एक बार फिर मुझसे पूछा और
कैसे मुकाबला करोगे हमसे? हम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी है, हम यहाँ ताइवान से आए हैं। अपने द्वारा कहे गए प्रत्येक वाक्य के साथ वह मेरी मेज पर हाथ मार रहा था और वार्तालाप के एक घड़ी पर मैंने उससे पूछा, श्रीमान क्या आपको जो भी कहना था क्या आप कह चुके हैं? अब मेरी बात सुनिए, आप अपना गैरोड्रामा कितने में बेचते हैं? 150 में ना? मैं इसे 50 रिंगेट में बेच रहा हूं, 3 गुना सस्ता। अब मैंने मेज पर हाथ मारकर उससे पूछना शुरू किया, आप किससे मुकाबला करेंगे मुझसे? कैसे मुकाबला करेंगे मुझसे? आपको देखना चाहिए था कि उनके चेहरे लाल पीले पड़ चुके थे, एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे की तरह जिसने अपना सारा गर्व और आत्मसम्मान ही खो दिया हो। उसने बोला कि हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, आपको हम एक समय में एक दिन में खरीद कर सकते हैं, या फिर हमारी 1 साल की जो डीएक्सएन की जो 1 साल की जो बिक्री है उतना तो एक प्रोग्राम पे खर्च करते, एक प्रमोशनल प्रोग्राम के ऊपर उतना तो वो कंपनी पैसा खर्च करती थी। तो उन्होंने चिल्लाकर ऐसे टेबल पर हाथ मारकर डॉक्टर लीम को बोला कि आप हमारा मुकाबला कैसे कर पाओगे? हम इतने बड़े हैं, हम इतना बड़ा कंपनी है, हम ताइवान से यहाँ आए हैं मलेशिया में आपके सामने, तो आप कैसे हमारा मुकाबला करोगे? तो डॉक्टर लिम ने भी पूरी जोश और पूरे आवाज के साथ उनको जवाब दिया और उनको इन्होंने कहा कि आपका गैरोड्रामा 150 रिंगेट में है, मैं तो उसको, मेरे पास जो गैरोड्रामा है वो मैं तो सिर्फ 50 रिंगेट में बेच रहा हूं, यानी आपसे 3 गुना सस्ता है। तो आप मुझे बताइए आप हमारा कैसे मुकाबला करोगे? उन्होंने भी टेबल पर इस तरीके से हाथ मारकर बोला, आप मुझे बताइए अब आप हमारा कैसे मुकाबला करोगे? अब उनके चेहरे देखने लायक थे। उसने एक उपहासात्मक और अपमानजनक तरीके से कहा, सावधान रहना, हम बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं, जब तुम कोलालमपुर आओगे हम जरूर तुम्हारा मनोरंजन करेंगे। और यह एक रूप से मेरे लिए धमकी थी, मेरे लिए चेतावनी थी कि मैं उनसे दूर ही रहूं। वे गलत आदमी के साथ व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे जैसा छोटा कद काठी का सीधा साधा व्यक्ति उनकी धमकियों से डर जाएगा, लेकिन वे गलत थे। मैंने उन्हीं की और उनकी भाषा में ही समझाया, क्या आपको मालूम है आप कभी अभी कौन से शहर में हैं? एलोसेटार। यह जगह थाई सीमा से केवल 1 घंटे की दूरी पर है। आप मनोरंजन की बात कर रहे हैं? या हमारे पास मेनू में पूरी सूची है, आंख, नाक, हाथ आदि सबकी एक कीमत है। क्या आपको मनोरंजन चाहिए? मैं अभी के अभी तुरंत मनोरंजन का इंतजाम भी कर सकता हूं। उस समय मैं पूरी तरीके से निडर था। मैंने उनसे कहा, आज आप एक व्यापारिक सौदे के लिए यहां आए हैं, कृपया व्यापार के बारे में ही बात करें। अगर आप मनोरंजन की बात करना चाहते हैं तो मैं भी वही कर सकता हूं। मैं आपको टॉम यम एक थाई सूप है, थाईलैंड का सूप की दावत दे सकता हूं। मुझे निडर देखते हुए और वे मुझे और नहीं डरा सकते थे। वे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। वे ना सिर्फ डीएक्सएन को खरीदने के अपने इरादे में असफल हो गए थे, बल्कि उन्हें अपमानित होकर वापस भी जाना पड़ रहा था। बाद में एक दिन जब मैं किसी काम से कोलालमपुर गया तो मजे लेने हेतु मैंने उस मुख्य को फोन किया और उससे कहा, मैं कोलालमपुर के इस होटल में कमरा नंबर 236 में ठहरा हूं। डॉक्टर को कमरा नंबर भी याद है, 236 में ठहरा हूं और मैं थोड़े मनोरंजन के लिए भी तैयार हूं। वह कभी भी लौटकर मेरे पास या मेरे सामने आया ही नहीं। ऐसा ही होता है जब कोई निडर होता है। डर कमजोरी का एक चिन्ह है और निडरता शक्ति का एक चिन्ह है। क्या बात कही है? डर कमजोरी का एक सिंबल है और निडरता शक्ति का चिन्ह है। इसका मजबूत मांसपेशियों या हट्टे कट्टे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ एक अंदर का रवैया है। 3 सालों में हमने उस ताइवानी कंपनी को बाजार से बाहर खदेड़ दिया था। मैं उस वक्त केवल 33 वर्ष तक का 33 वर्ष का था। डेविड ब्रैकेट में कमजोर व्यक्ति ने शक्तिशाली गोलियत को हरा दिया था। डेविड और गोलियत, यस, ये स्टोरी आप सभी लोगों को जरूर जानना चाहिए। उस डेविड ने पत्थर मार मारकर, लगोर होती है ना गलोरी, तो उससे उन्हें पत्थर मार मारकर उस राक्षस को हराया था। और वो एक छोटा सा लड़का था
और एक बहुत बड़ा राक्षस था, गोलियत। तो आपके पास जो है वो निडर होकर आपने उसको सामने रखना चाहिए और फिर उसका सामना भी करना चाहिए। तो उस डेविड और गोलियत की तरह उन्होंने कहा कि डेविड ने शक्तिशाली गोलियत राक्षस को हरा दिया था। 20 लाख रिंगेट छोड़ना आसान नहीं था। मैंने डीएक्सएन का निर्माण करने में अपना काफी समय लगाया था। पैसा लेना या नहीं लेना इसका निर्णय चुनाव का होता है। आपका उद्देश्य ही आपको फैसला लेने में मदद करता है। मैंने स्वास्थ्य, धन और खुशियों का प्रसार करने के लिए डीएक्सएन को शुरू किया था। कंपनी को 20 लाख में बेचकर मजे करने के लिए मैंने डीएक्सएन को शुरू नहीं किया था। मैं अपनी कंपनी किसी ऐसे को कैसे बेच सकता था जिसका इरादा उसको मारने और बर्बाद करने का था। आम के पेड़ के नीचे मेरे प्राध्यापक द्वारा दी गई सीख मेरा मार्गदर्शन ही कर रही थी, और वह पैसा कभी मत लो जो तुम्हारा नहीं है। उस समय में 20 लाख मुझे सही नहीं लग रहे थे और वो मेरे थे ही नहीं। 1992 में एक लिपिक, एक मेज, एक कंप्यूटर और एक विपणन योजना एवं उत्पादों की आदि की फोटोकॉपी की हुई जानकारी के साथ डीएक्सएन की शुरुआत बिक्री और सदस्यता के मामले में शून्य से हुई थी। शुरुआती दिनों में कोई भी डीएक्सएन में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं एक सादी फोक्सवैगन चला रहा था। डीएक्सएन एक हास्यजनक कंपनी लग रही थी। डीएक्सएन में शामिल होने का किसी के भी पास कोई अच्छा कारण नहीं था, लेकिन सहज दृष्टिकोण में जो चीजें मायने रखती है वह एक है, जो कि आपको सही लगता है वही करते रहो। अपने कार्य के फल की चिंता ना करते हुए और आगे आने वाली घटनाओं के बारे के समय को निर्णय लेने दीजिए। डीएक्सएन के मामले में मेरे साथ यही हुआ। मैंने केवल अपना विश्वास मजबूत रखा और काम करता ही रहा। फिर समय बदलता शुरू हुआ और मैं पक्सू से मिला, वो कॉफी भूनने वाला जो डीएक्सएन में शामिल हुआ क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह मेरा पहला सदस्य बना, पक्सू। उसके जरिए मैं अपनी पहली बिक्री करने में समर्थ हुआ था। याद है, मेरे पहले सदस्य ने कुछ खरीदा भी नहीं था क्योंकि वह खरीदने की स्थिति में नहीं था। उसने केवल मुझे उस मलेशियन चाची से मिलवाया और उस मलेशियन चाची ने 50 रिंगेट में गैनोडर्मा का मेरा पहला सेट खरीदी किया था, RGGL का। हमें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी शुरुआत कहां से हुई थी और हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी यात्रा की जागरूकता वह कुंजी है जिससे आप अपना केंद्र बिंदु ना खोए। आपकी यात्रा की जागरूकता वह कुंजी है जिससे आप अपना केंद्र बिंदु ना खोए और अपनी दिशा किसी ऐसी जगह की तरफ ना बदले जहां आप कभी होना नहीं चाहते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ चिंतन करने योग्य बातें साझा करता हूं। पहला सदस्य कॉफी भूनने वाला 2 साल बाद प्रति माह 16,000 रिंगेट कमाने लगा। यह निसंदेह बहुत ही अच्छा खासा पैसा था। रॉयल्टी इनकम, उसकी सरकारी नौकरी थी और उसका वेतन बहुत कम, केवल 250 रिंगेट ही था। जहां पे उसको रॉयल्टी कहते थे मलेशिया में, सरकारी नौकरी थी और सरकारी नौकरी में जो वेतन था बहुत कम और वो केवल 250 रिंगेट होता था। अब वह डीएक्सएन में प्रति माह 16,000 रिंगेट कमा रहा था। एक दिन वह मुझसे मिलने आया और मुझसे बोला, डॉक्टर लीम, मैं डीएक्सएन से इस्तीफा देना चाहता हूं। मैं आश्चर्यचकित था। वह प्रति माह 16,000 रिंगेट कमा रहा था और इस्तीफा देकर इतना पैसा छोड़ने के पीछे इसका क्या विचार हो सकता है? तुम इस्तीफा क्यों देना चाहते हो पक्सू? मैंने उससे पूछा। मेरे पास दूसरी एक प्रतिस्पर्धी कंपनी का प्रस्ताव आया है। उन्होंने मुझे कंपनी का 30% हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा है। मतलब ये लीडर बन गया और इसको बाकी कंपनी ने प्रलोभन देना शुरू किया था। तो एक प्रतिस्पर्धी कंपनी ने इस पक्सू के सामने 30% हिस्सा, प्रॉफिट का 30% हिस्सा देने का प्रस्ताव रखा है और साथ ही बाजार बिक्री का आद्यरोही हिस्से का 6% हिस्सा देने को तैयार हुए हैं, जिसका मतलब बाजार में कुल बिक्री का और 6% हिस्सा। डीएक्सएन की शुरुआत 1992 में शून्य की बिक्री के साथ हुई
1993 में 20,000 प्रति माह और 1994 में 2 लाख प्रति माह और फिर 1995 में 20 लाख प्रति माह। हम प्रति वर्ष 10 गुना बढ़ते जा रहे थे। यह वृद्धि प्रत्यक्ष बिक्री की ताकत थी। और अगर आप 20 लाख प्रति माह बाजार बिक्री की गणना करें तो इसे 6% से अध्यारोह करें तो आप बहुत 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 अमीर हो जाएंगे। मतलब कितना बड़ा प्रस्ताव रखा था उस इंसान के सामने। मैंने उसे चेतावना दी, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए, इन प्रलोभों का शिकार मत बनो। अभी तुम प्रति माह 16,000 रिंगेट कमा रहे हो। यह एक अच्छी इनकम है और निसंदेह यह समय के साथ और बढ़ती ही जाएगी। यह प्रत्यक्ष बिक्री की ताकत है। तुमने इसे देखा है ना? तो मैंने उससे कहा, तुम्हें आसमान में बहुत सी चिड़िया उड़ती हुई दिखेगी, लेकिन जो चिड़िया तुम्हारे हाथ में है वह असली चिड़िया है। उसका ध्यान रखो। आसमान में उड़ती हुई उन चिड़ियों के लिए तुम्हारी चिड़िया को हाथ से मत जाने दो। उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझे इस्तीफा दे दिया। मुझे उसके फैसले पर खेद था। लालच में आकर उसने यह निर्णय लिया था। हम बहुत करीबी थे, दोस्त भी थे। हम अच्छे दोस्त की तरह ही थे। इस्तीफा देने से कुछ महीने पहले ही उसने दूसरी शादी की थी और उसने एक ही दिन अपनी दूसरी और तीसरी पत्नी से विवाह किया। मतलब इतना पैसा आया कि उसने दूसरी और तीसरी पत्नी से विवाह किया। इस्लाम में आपको 4 शादियां करने की इजाज़त होती है। उसकी सभी पत्नियों के घर अलग थे। वह उन सभी का अच्छे से ख्याल रख सकता था क्योंकि उसको डीएक्सएन से जो इनकम यानी आय प्राप्त होती थी उससे वह सभी पत्नियों को समय देना पड़ता था और इसलिए उसे अलग अलग घरों में रहना पड़ता था। एक दिन मैंने उसे फ़ोन किया और पूछा, अब तुम किस घर में रह रहे हो? तो उसने मुझे बताया, सर मैं एक होटल में रह रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम एलो सेटर से बाहर हो? उसने कहा, नहीं, मैं अभी भी एलो सेटर में ही रह रहा हूँ। मैंने जानने के लिए उत्सुकतापूर्वक पूछा, तुम्हारी 3 पत्नियां हैं और तुम होटल में क्यों रह रहे हो? उसने कहा, मेरी पत्नियां एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ती रहती है और उन सब ने मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कई जगह ही नहीं है। मैंने अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वो एक मज़ेदार आदमी था। जब भी मैं उसे मिलता तो वह हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान ला देता था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। पहली बार उसने मुझे दुखी महसूस कराया। उसने इस्तीफा दे दिया था। मैं काफ़ी उसे पसंद भी करता था, लेकिन अब उसने पक्ष ही बदल दिया था और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस्तीफा देने के 1 साल बाद वह वापस मेरे पास आया और डीएक्सएन में फिर से शामिल होना चाहता था। उसने कहा कि वह जिस कंपनी में शामिल हुआ था वह कंपनी अच्छी नहीं कर रही है और वह खुद भी बहुत ही वित्तीय परेशानी में फंस चुका था। नई कंपनी के सभी वादे धुएं की तरह थे, वे सब हवा में उड़ गए थे। उसने कहा, डीएक्सएन एक स्थिर इकाई है और मैं डीएक्सएन के साथ एक बार फिर से अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। डीएक्सएन में मेरी एक नीति थी कि अगर कोई कंपनी से इस्तीफा दे देता है तो दोबारा डीएक्सएन में शामिल होने के लिए उसे शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। वे कंपनी से यह उम्मीद नहीं रख सकते कि उन्हें वापस आने के बाद भी उसी पद पर काम करने का विशेष अधिकार मिले। मेरी नीति को ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी विनती को स्वीकार नहीं किया। वह भीख मांगता रहा, लेकिन बाद में मैंने उसे वापस रख लिया। मैंने सोचा यह एक भावनात्मक निर्णय था जो कि डीएक्सएन की नीतियों और सिद्धांतों को देखते हुए बहुत ही दुर्लभ था। वह अभी भी सजीव है और लगभग 90 साल का है। उसने हमारा अपना सारा व्यापार अपनी बेटी के हाथ में दे दिया है। अगर आप कभी भी उससे डीएक्सएन का जिक्र करेंगे तो वह वही रो देगा, क्योंकि डीएक्सएन ने उसका जीवन हमेशा के लिए ही बदल दिया था। वह यह कभी नहीं भूलेगा कि डीएक्सएन के साथ ऐसा करने के बाद भी हमने उसे इस प्रणाली में फिर से स्वीकार कर लिया था। शायद मैंने उस वक्त डीएक्सएन में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मेरा पहला सदस्य होने के नाते, डीएक्सएन का पहला डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मेरे मन में उसके लिए कृतज्ञता थी। वह एक ऐसी चिंगारी थी
जिसकी वजह से डीएक्सएन की लो जल रही थी। यानी उस समय पे डीएक्सएन को उसने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत के समय पे उन्होंने सफ़र किया था। तो गलती हुई थी, लेकिन डॉक्टर लीम ने उसकी गलती को माफ़ करते हुए उसको एक और मौका दिया, और आप वो बोल रहे कि आज वो 90 साल का है और उसकी बेटी के हाथ में वो सारा कारोबार उसने सौंप दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम डॉक्टर लीम ने आज इस अध्याय के माध्यम से कहा है डीएक्सएन की पहली बिक्री और उनका पहला सदस्य। तो डीएक्सएन की जो पहली बिक्री थी, वो डीएक्सएन की पहली बिक्री यानी वो मलेशियन चाची जिसको घुटने का दर्द था और उसके पास 120 रिंगिट भी नहीं थे, और उस चाची को उत्पाद लेने के पैसे नहीं थे। उसके सामने, डॉक्टर लीम के सामने वो पैसे गिन रही थी और उसके बटुए में सिर्फ 50 रिंगिट ही निकल कर आए। सब पैसा इकट्ठा करने के बाद उस चाची के पास 50 रिंगिट निकल कर आए। तो दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने वहीं पे ऐलान किया कि आज से हम इस गैनोडर्मा की कीमत भी मध्यम वर्गीयों के लिए रखेंगे, यानी इतना सस्ता में रखेंगे ताकि सामान्य से सामान्य, साधारण से साधारण इंसान भी इसको परचेस कर सके, इसको खरीद सके। हाँ दोस्तों, आज भी आप ताइवान या किसी कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी भी आप एक मार्केट के अंदर आप जाकर गूगल विकिपीडिया में जाकर देखिए तो 3 लाख 4 लाख 1 लाख रुपया पर किलो में भी बेचा जाता है प्रीमियम गैनोडर्मा। यस दोस्तों, इतना पावरफुल ये हर्ब है। गैनोडर्मा लाखों में किलो में बेचा जाता है। तो इतनी पावरफुल वनस्पति दत्तुक डॉक्टर लीम सियोजिन ने हमारे पास जो भेजी है। आज हमारे पास आरजीजीएल की दाम कितनी है? सिर्फ नाम मात्र 22 से 24 रुपया पर पेयर, यानी आरजी और जीएल कैप्सूल। एवरेज कॉस्ट निकाल कर देखें तो 12 रुपया आपका एक कैप्सूल का कॉस्ट निकल कर आता है। 12 रुपया और 12 से 12 2 कैप्सूल लेते तो 24 रुपीज। तो सामान्य से सामान्य और गरीब से गरीब इंसान भी उतना मूल्य रखता है कि वो उसको खरीदी कर सके। इजी टू बाय, इजी टू परचेस, वो भी जड़ी बूटियों में राजा गैनोडर्मा लूसिडम, और वो भी डीएक्सएन का एक खास किस्म की गैनोडर्मा जो एक जादुई मशरूम कहा जाता है, जो एक संजीवनी के तौर पर उन्होंने हमारे सामने पेश किया था। और साथ ही साथ उनका जो पहला डिस्ट्रीब्यूटर था, पहला सदस्य पक्सू, उन्होंने भी उसका कहानी बहुत अच्छी तरीके से बताया। और आज इस अध्याय में हमने देखा कि डीएक्सएन की पहली बिक्री और डीएक्सएन का पहला सदस्य। तो आज हम देख रहे हैं कि जो आज एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर जीवन में कर रहा है, यानी मैं, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम भी इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। हम भी या किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के पास उसके साथ किसी के घर तक पहुंच जाते हैं और उसकी मदद भी करते हैं, उसको प्रोडक्ट भी देते हैं, और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर इस व्यापार जो एक अच्छा समृद्ध व्यापार सिस्टम जो है उसके अंदर हम लोगों को भी हम अपने साथ यहाँ पर जोड़ी कर देते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से डॉक्टर लीम का जब आप ये जीवनी पढ़ते हो तो आज हम अपने खुद के भी अनुभव आप उसी तरीके से महसूस करना शुरू करोगे। यानी क्या है, एक कंपनी के मालिक अपनी कहानी बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत करी थी, किस तरीके से पहली बिक्री हुई थी, और आज आप देख रहे 200 से भी ज्यादा देशों में एक साधारण इंसान की सोच पहुंच चुकी है। आज इस बायोग्राफी के माध्यम से अगर आप कुछ चीजें सीख रहे हो तो डॉक्टर लीम सियोजिन ने कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड डाले जो मैं आज इस बायोग्राफी के माध्यम से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कभी भी नीति मूल्य को कम मत आंकना। उनको एक प्रस्ताव आया था कि कंपनी बेचने के लिए 20 लाख रिंगिट, आप इसको गुना आज की तारीख में 20 या 18 से कर सकते हैं। 18 से गुणाकार कर लीजिए तो आपको रुपीज में आ जाएगा। लेकिन उस कब की बात है? 1993 की बात है। 1993 में उनके सामने प्रस्ताव रखा था 20 लाख रिंगिट, और उन्होंने अपने कंपनी के मूल्य को और कंपनी की जो अपनी खुद की जो मिशन थी, वो जो पैशन थी, और वो चाहते थे कि डीएक्सएन की शुरुआत पैसे के लिए नहीं की थी, तो उन्होंने 20 लाख में उसको बेचा नहीं था, पैसे में कंपनी को नहीं बेचा। और आज आप देख रहे हैं कि आज भी कई लीडर है, आज अगर ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं तो उनको प्रतिस्पर्धी कई सारी कंपनी आती है और सामने उनके प्रस्ताव रखती है, उनको खरीदी करने का प्रस्ताव कि आप हमारे पास आ जाओ, उनको आप में ये आपको पैकेज देंगे, आपको ये मिलेगा, आपको ये
पैसा मिलेगा या फिर आपको ये फायदा मिलेगा, तो ये प्रलोभन के ऊपर प्रलोभन देने वाली बहुत प्रतिस्पर्धी कंपनियां मार्केट में हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी तरीके का डॉक्टर लीम के सामने भी प्रलोभन डाला गया था, लेकिन डॉक्टर लीम ने उसको कभी भी ठुकराया, वही उसी समय पे ठुकराया। और आज आप देख रहे हैं 200 कंट्रीज के अंदर डीएक्सन। हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ, सच्चाई जो होती है ना दोस्तों, वो सच्चाई जो होती है वो एक प्रकाश के उस किरण की तरह होती है जिसको आप कहीं से भी रोक नहीं सकते, वो किरण पहुंच ही जाएगी। सत्य परेशान हो जाएगा लेकिन सत्य कभी भी परेशान नहीं हो सकता। तो दोस्तों सही राह पर है, सही रास्ते में हम सभी लोग हैं और एक रियल में ऑनेस्ट और सच्चाई वाली कंपनी के साथ हैं। तो बिल्कुल आप आगे बने रहिए, अपनी सफलता को आगे लेके जाइए और इस तरीके की वीडियो को अपने सभी लोगों तक पहुंचाइए और इस क्रांति को आग की तरह फैलाने में और आगे जुट जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले अध्याय में शून्य ध्यान के साथ। हम इस डॉक्टर लीम सियो जिन की बायोग्राफी के अंदर एपिसोड नंबर 9 की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, और जाते जाते इसको शेयर करना, लाइक करना। बहुत मेहनत लगती है साहब, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो अभी पब्लिश होगा, अभी हो चुका है, आप देख रहे हो, लेकिन अगला वीडियो जब भी पब्लिश होगा इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए, तो एक पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप इसको तुरंत अभी के अभी इस बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि इस तरीके का अगला एपिसोड तुरंत पब्लिश हो चुका है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले एपिसोड में।